वेलकम टू अकाउंटेंट बेसिक सेल चैनल। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक नॉलेज ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पार्ट 4। दोस्तों मैं आज क्या क्या कवर करने वाला हूँ वो बता रहा हूँ। मैं आज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, 16, 19, 20, 23, 24, 33, 34, 36, 37, 38, 40 एंड 41 कवर करने वाला। दोस्तों और एक मेरा एक रिक्वेस्ट है आपको कि लेक्चर पूरा सुनिए सो दैट मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता सकूँ कि देखो दोस्तों एक ध्यान रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने को बाहर नहीं करने का है, अपने को उसको अंडरस्टैंड करना है बेस कि क्यों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या लॉजिक है, तो ही अपने माइंड में वो परफेक्ट बैठेगा। ओके, तो चलो शुरुआत करता हूँ कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया है, इससे अपने को क्या फ़ायदा है और किसके लिए बनाया है। हमेशा ध्यान रखिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाया इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, क्योंकि क्या इन्वेस्टर को अगर गलत इन्फॉर्मेशन मिला, और क्या इन्वेस्टर क्या डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में तो रहता नहीं, तो वो हमेशा एनुअल रिपोर्ट ही दिखता है कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं, रिस्क कितना है, पैसा डालूँ कि नहीं डालूँ, तो वो सब कवर होना चाहिए। ओके, तो चलो शुरुआत करता हूँ। जो मेरा पहला लेक्चर है पहला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्सेस। दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया? दोस्तों इससे क्या होता था, जो प्रॉफिट एज पर कंपनीज एक्ट है ना, और प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स दोनों अलग अलग होता था। अरे बाप रे, ये क्या करेंगे, ऐसा रहेगा तो जो कंपनीज एक्ट का जो प्रॉफिट है उस पर टैक्स ज़्यादा दिखेगा और नेट प्रॉफिट कम दिखेगा, और टैक्स के कंप्यूटेशन में उधर प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि क्यों, वहाँ पे कुछ कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है, मैट क्रेडिट है, तो और डिसअलाउंस के जो अर्लियर के बेनिफिट है वो करंट ईयर में लिया, तो उससे वजह से क्या प्रॉफिट उधर कम हो गया और टैक्स कम आना, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इनकम टैक्स लाया है। वो क्या करता है, वो जो यूनिफॉर्मिटी ला के रख देता है कि मतलब टैक्स को ईयर वाइज सेग्रीगेट करता है, मतलब एक्रूअल बेस्ड कॉन्सेप्ट है ना, वैसा करता है। लेकिन दोस्तों इसमें ना वो डिफर्ड टैक्स में अपने को देखना है कि ऐसे कौन सा आइटम है जो डिफर्ड टैक्स के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो अपने को पहला रीड करना है। तो पहला है ना हमेशा डेफिनेशन, कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कौन से डेफिनेशन आते हैं। तो ये डेफिनेशन देखो, पहला है अकाउंटिंग प्रॉफिट है, टैक्सेबल प्रॉफिट है, बाद में टैक्स एक्सपेंस है, देन करंट टैक्स है, डिफर्ड टैक्स है, लाइबिलिटी एसेट, टेम्पररी डिफरेंस। अभी टेम्पररी डिफरेंस क्या है वो अपने को देखना है, ऐसे कौन से आइटम रहते हैं कि जो टेम्पररी डिफरेंसेस है। टैक्सेबल डिडक्टिव टेम्पररी डिफरेंस है, रिकॉग्नाइज जब कभी करने का करंट टैक्स लाइबिलिटी, जब अपने को मालूम है कि भाई इतना टैक्स भरने को आएगा तो अपने करंट टैक्स उतना प्रोवाइड करना दिखाना पड़ेगा। और जो टैक्स एक्सपेंसेस जो दिखाते हैं ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें दो टैक्स दिखाना, एक करंट टैक्स बेस्ड ऑन योर करंट प्रॉफिट, और डिफर्ड टैक्स कि जो जिसमें जो इनकम टैक्स के बेनिफिट आपको मिलने वाले उस बेसिस का वो डिफर्ड टैक्स है वो देखेगा वहाँ पे। तो सो दैट है ना वो प्रॉफिट परफेक्ट एक बोलते हैं ना यूनिफॉर्मिटी आएगा, और जो एग्जैक्ट टैक्स है लाइबिलिटी वही शो होगा। और देखो यहाँ पे ना हमेशा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही है दोस्तों, तो उसको ध्यान से रखें। तो डिफर्ड टैक्स करते टाइम कंप्यूट कैरिंग अमाउंट, टैक्स रेट, कंप्यूट क्लासिफाइड टेम्परेरी डिफरेंट, डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंट, टैक्स लॉसेस, टैक्स क्रेडिट, ये सब कंसिडर करना पड़ता है। उसके बाद ही अपने को कंप्यूटेशन मिल जाता है, और उससे ही अपन प्रोवाइड करते हैं कि डिफर्ड टैक्स कितना प्रोवाइड करना चाहिए। हाँ, और दूसरा इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर क्या करना चाहिए। देखो डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में फ्रंट में आपको करंट टैक्स और डिफर्ड टैक्स दिखेगा। ओके, और जो अपने एनुअल रिपोर्ट का मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे दिखा है कि यहाँ पे देखो कौन से आइटम में आपको डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का, देखो डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी का कौन से है जनरली ना, डिफरेंस इन टैक्स बेस्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसमें हमेशा रहता ही है, बेनिफिट मिलता ही है, तो वो आइटम हमेशा कवर रहता है डिफर्ड टैक्स में। अनरियलाइज गेन लॉसेस ऑन सिक्योरिटी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई और एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। ओके, और जो टैक्स डिफर्ड टैक्स एसेट है जिस मतलब जो उसका बेनिफिट नेक्स्ट ईयर है, तो वो मैट क्रेडिट इंटालमेंट है और डिसअलाउंस अंडर इनकम टैक्स है, वो भी अपने को डिफर्ड टैक्स कैलकुलेशन में कंसिडर होते हैं। ओके, अभी
डिफर्ड टैक्स, देखो करंट टैक्स अपने को इसमें दिखते हैं, टोटल करंट टैक्स एक्सपेंसेस और डिफर्ड टैक्स एक्सपेंसेस बेनिफिट, ये सब प्रेजेंटेशन है, मतलब एनुअल रिपोर्ट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिफर्ड टैक्स कहाँ कहाँ शो करना है आपको। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में तो आप शो करते हो, बाद में आप बैलेंस शीट में भी डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी नेट शो करना पड़ता है, मतलब आप दो जगह नहीं दिखा सकते, एक डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी और डिफर्ड टैक्स एसेट दोनों का नेट शो करना पड़ता है। ओके, अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दोस्तों पहले मैं इसका लॉजिक बताऊँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस लिए है और इसका क्या फ़ायदा है और इसमें क्या क्या दिखाना चाहिए, रिकग्निशन कैसा होता है, मेजरमेंट कैसे होता है, प्रेजेंटेशन कैसे होता है, डिस्क्लोजर। दोस्तों हमेशा मेरा जो प्रीवियस लेक्चर में दिखेगा ना, तो शेयर कैपिटल का पैसा ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जाता है। किस लिए जाता है? प्रोडक्शन, सर्विसेज के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए। हाँ, इसके लिए तो अपन वो फिक्स एसेट यूज़ करते हैं। अभी फिक्स एसेट लिया तो उसका लाइफ भी आता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर किसी की फिक्स एसेट का एक लाइफ रहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, कि इतने साल तक वो रह सकता है, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन अपने को प्रोवाइड करना पड़ता है। बाद में उसका कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसमें रिवैल्यूएशन भी हर साल करना पड़ता है, कि कभी क्या हो गया होता है मालूम है, कि जो आप वैल्यू दिखाते हैं एसेट साइड में, रिकवरेबल अमाउंट मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और जो बैलेंस दिखता है वही रियलाइजेबल नहीं है, तो अननेसेसरी आप कैरी फॉरवर्ड दिखा रहे हो हर साल बैलेंस शीट में मेरा इतना है, नहीं तो उसके लिए आपको इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, बराबर। तो अपन अभी देखते हैं कि क्या क्या इसमें, देखो पहला उन्होंने बोला है कि किसके लिए लेते हैं हम, भाई बिजनेस के लिए, प्रोडक्शन सप्लाई करते हैं, रेंटल के लिए लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव। बाद में रिकग्निशन और मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो हमेशा एक बेसिक लॉजिक से अपने को जाना है कि भाई जब भी अपन फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो उसके साथ क्या क्या रहते हैं, परचेज प्राइस रहता है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ रहते हैं, टैक्सेस विच इज़ नॉट रिफंडेबल रहता है, बाद में डायरेक्ट एट्रिब्यूटेबल कॉस्ट ऑफ साइट पे है, इंस्टॉलेशन पे साइट पे जाके इंस्टॉल करना है ना, वो भी कॉस्ट है ना। तो बिफोर ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है, मतलब वो सब वो कॉस्ट में ऐड होती है, और सब्सिक्वेंट कॉस्ट क्या क्या है, मतलब मेजर रिपर हो तो ही। और ये ध्यान रखना, एक पॉइंट है हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिखेगा, कौन सी भी अकाउंट, ये बाहर या माइंड में सेट करके रखे कि कोई भी बिजनेस किस लिए करता है मालूम है, कि मुझे फ्यूचर में उसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले इन द फॉर्म ऑफ मनी, और मैं उसकी कॉस्ट मेजर कर सकता हूँ, मतलब फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब जो सेल वेल करेंगे तो वो कॉस्ट आइडेंटिफाई होगा ना, हाँ इतना मिला, इतना मिला, हर साल कितना ये मिला आपको, तो कॉस्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन मॉनिटरी है, कोई दिखता नहीं, ऐसा इनकम नहीं, एक मनी फॉर्म में आपको मिलना चाहिए। ओके, अभी मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, एक बार आपने दिखाया इधर आपके बैलेंस शीट में, तो आगे क्या करना है, तो कॉस्ट मॉडल तो वो अपन दिखाते हैं, लेकिन रिवैल्यूएशन होगा तो क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन करते टाइम कब करना चाहिए रिवैल्यूएशन, ईयरली करना चाहिए, 2 साल करना है, 3 साल करना है, तो उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रॉपर मेथड्स स्पेसिफाई किया है, उस बेस पे रिवैल्यूएशन करना चाहिए। बाद में रिवैल्यूएशन जो होता है, अगर कॉस्ट बढ़ गई तो वो अपने को ओसीआई में दिखाना पड़ता है, अदर कॉम्प्रेसिव इनकम में। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं ले दिखा सकते, क्योंकि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि आपको ओसीआई में लेके जाना पड़ेगा। जो रिवैल्यूएशन अमाउंट है उसकी आप डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे। डेप्रिसिएशन मेथड इम्पेयरमेंट और फेयर वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है। हाँ, उसके बाद है सेसेशन ऑफ कैपिटल। अरे ये क्या है सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन? सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन मतलब क्या? दोस्तों अगर कोई प्लांट आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो और उसको बनाने के लिए मोर देन 12 मंथ्स लग रहा है, तो उसको क्वालिफाइंग एसेट के डेफिनेशन में आता है, बोरोइंग कॉस्ट के डेफिनेशन में। तो कब क्या होता है कि ऑपरेटिंग तो स्टार्ट नहीं होता है, तो जितने भी उसके कनेक्टेड कॉस्ट है, मतलब आपने अगर फंड बोरोड करके वो प्लांट बना रहे हैं, तो उसका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है और अदर कॉस्ट है वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। और एक बार वो ऑपरेटिंग हो गई उसके बाद आप पीएनएल में शो करना स्टार्ट कर दो, तो उसके लिए सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन बोलते हैं, कि एक बार ऑपरेटिंग हो गई ना तो आपको वो बंद करना पड़ेगा, कि भाई आप उसको कैपिटलाइज नहीं करते हैं। सेसेशन ऑफ डेप्रिसिएशन कब करते हैं, कि जब भी कोई प्लांट 105 के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फुलफिल क्राइटेरिया करता है, तब आपको डेप्रिसिएशन बंद करना पड़ता है।
क्योंकि डिसकंटिन्यूड बिजनेस है, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन बोलते हैं ना कि नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन, तो सेपरेट प्रेजेंटेशन। दोस्तों देखो, सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरकनेक्टेड है, एक जगह से दूसरे को कनेक्ट होते हैं, वो अपने को देखना है कब कब कनेक्ट होता है। डेप्रिसिएशन मेथड, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट में बी शॉर्टर देन इकोनॉमिक लाइफ, पॉसिबल है। तो वो उस पर एस्टिमेशन बेसिस पे होता है सब कि भाई लाइफ क्या है। अगर चेंज ऑफ लाइफ करते तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 है, देखो इंटरकनेक्टेड हो गया। चेंज इन लाइफ ऑफ एस्टिमेट, तो आपको आपके नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है भाई हमने एस्टिमेट जो किया था वो ज़्यादा किया था, अभी कम करना पड़ता है। हाँ, डी रिकग्निशन कब करते हैं? डी रिकग्निशन मतलब आप अपने बैलेंस शीट के यहाँ से कब निकालते हैं? जब उसको अपन सेल करते हैं और अब या जब कभी उसका बेनिफिट नहीं मिलने वाला है तो अपन वो निकाल देते हैं। तो जो भी क्या गेन और प्रॉफिट एंड आएगा, गेन और लॉस, वो अपन प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद डिस्क्लोजर, तो देखो मैंने कैनुअल रिपोर्ट के नीचे दिखा, तो डिस्क्लोजर के जनरल क्या रहता है, देखो पर्टिकुलर क्रॉस ब्लॉक, ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल, एडिशन कितना हुआ, डिस्पोजल कितना हुआ, और 31 मार्च का जो ग्रॉस ब्लॉक है वो दिखाना है। देखो यहाँ पे कॉस्ट और डिम बोला है, तो जब ये 101 लगता है ना तभी वो डिम कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लगता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वो है। तो 1 अप्रैल में क्या है, फॉर द ईयर का डेप्रिसिएशन, डिस्पोजल है 31 मार्च, और नेट ब्लॉक, ऐसा प्रेजेंटेशन होता है। ओके, और यहाँ पे मैंने बोला इंडिया 105 मतलब नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी ऐसा देखो दोस्तों। और इम्पेयरमेंट है, नेट एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फंक्शनल करेंसी, तो है। तो हर एक अकाउंट स्टैंडर्ड देखो इंटरकनेक्टेड है डिस्क्लोजर करते टाइम, तो अपने को वो ध्यान देना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एम्प्लॉय बेनिफिट। दोस्तों पहला हम हमेशा लॉजिक समझ लाएंगे कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया। दोस्तों क्या है कि हर कंपनी एम्प्लॉय कॉस्ट पूरा नहीं दिखाती है। ओके, ऐसा दिखा मतलब ऐसा एक बोलते हैं ना कि नॉट इंटेंशनल, मतलब उनका मैनेजमेंट का इंटेंशन नहीं रहता है कि भाई नहीं दिखाना है, लेकिन उनको कभी कभी ये होता है कि रह जाता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये किस लिए, देखो दोस्तों ध्यान रखो, ये हमेशा अकाउंटिंग इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, और अपने देखो ईपीएस हमेशा वो देखता है कि मेरा ईपीएस अच्छा आए, हमेशा बढ़ता रहे। लेकिन सडनली अगर एम्प्लॉय कॉस्ट में बड़ा खर्चा आया और उसमें एक्सप्लेनेशन में दिया ये कि हमने जो प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में उसमें हमने ये कंसिडर नहीं किया, तो इसीलिए वो पीएनएल एक्सपेंस करना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सब मैटर उन्होंने कवर किए कि भाई जब आप एम्प्लॉय कॉस्ट दिखाएंगे तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि एम्प्लॉय कॉस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में सब दिखना चाहिए, और लाइबिलिटी में करंट और नॉन करंट की लाइबिलिटी वो भी दिखनी चाहिए। तो ही देखो एम्प्लॉय आर एसेट ऑफ द कंपनी, लेकिन एसेट की जो लाइबिलिटी है वो आपको दिखाना ही पड़ेगा कि भाई उनको क्या आप शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहे हैं। उसमें देखो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन है, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में पीएफ है, ईएसआई है, और डिफाइंड बेनिफिट है, ग्रेजुटी देने वाले हो, पेंशन उनको देने वाले हो, इंश्योरेंस का बेनिफिट देने वाले हो, एलआईसी का बेनिफिट देने वाले हो, तो वो उसमें वो कवर होता है। तो दोस्तों ध्यान रहे ना, मतलब सिंपल अपने एम्प्लॉय कॉस्ट ऑल शुड बी रिफ्लेक्ट इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चलो एक एक इंपॉर्टेंट टर्म्स अंडरस्टैंड करते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट शॉर्ट टर्म है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट है, अदर लॉन्ग टर्म है, टर्मिनेशन है, वीआरएस भी होता है, अदर अभी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन में आपको पता है जो कंट्रीब्यूशन वाले हैं मतलब पीएफ और ये है उसमें तो फिक्स कंट्रीब्यूशन एज पर जो रेगुलेटरी का जो रिक्वायरमेंट है वो करना पड़ता है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, बेनिफिट में मैंने बताया ग्रेजुएटी है, और यहाँ पे ना करंट फेयर वैल्यू प्लान एसेट एंड डिफाइंड पास सर्विस, और गेन और लॉस ऑन सेटलमेंट, तो वो फेयर वैल्यू से वैल्यूएशन होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, तो उसका इफेक्ट ओसीआई में दिया जाता है। ओके, अभी हमेशा मैंने आपको बोला कि हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिकॉग्निशन मेजरमेंट रहता है, प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर। अभी इसमें भी है रिकॉग्निशन, तो रिकॉग्निशन क्या क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स आपको दिखाना है, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान दिखाना है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट एंड टर्मिनेशन आपको दिखाना ही पड़ेगा। ओके, अभी एम्प्लॉय का भी डेफिनेशन है कि एम्प्लॉय में कौन कौन होते हैं, फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, टेम्पररी है। उसमें देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्टर है ना, अदर मैनेजमेंट पर्सन। तो दोस्तों अगर या ये सेंटेंस है ना तो इमीडिएटली रिलेटेड पार्टी में वो दिखेगा।
ऐसा देखो, ऐसा आप इंटरकनेक्टेड में ऐसा स्टडी करेंगे ना इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो आपका स्टडी परफेक्ट हो जाएगा। हमेशा ना देखने का कि ये इंटरकनेक्टेड है क्या दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, तो ये उधर रेफरेंस इनका। बेनिफिट्स इंक्लूड बेनिफिट फॉर एम्प्लॉय डिपेंडेंट बेनिफिट सेट बाय एम्प्लॉयज देयर स्पाउस चिल्ड्रन डिपेंडेंट। तो बेनिफिट जब कभी किसी एम्प्लॉय का डेथ होता है तो बेनिफिट उसके फैमिली मेम्बर्स को मिलना चाहिए। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या रहता है, ग्रेजुएटी है, पेंशन है, प्रोविडेंट फंड है जो मिलता है उसको। कंट्रीब्यूशन प्लान में बोला ना कि फिक्स कंट्रीब्यूशन रहता है। बेनिफिट प्लान में ग्रेजुएटी है। और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट एक्यूमुलेटेड एंड नॉन एक्यूमुलेटेड सिक पे, तो लीव इनकैशमेंट भी होता है। तो एज पर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है ना, तो उस बेस पे ये सब आपको पीएनएल में हिट करना पड़ता है। दोस्तों ध्यान रखें, डिफाइंड बेनिफिट प्लान एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट अपने को लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे टेक्निकल कैलकुलेशन है। लाइफ ऑफ द एम्प्लॉई, रिटायरमेंट एज, लीव एलिजिबल कितना है, इंक्रीमेंट कितना है, तो ये सब बेस कर लेना पड़ता है। उस बेस पे एक एक्चुअल वैल्यूएशन अपना दिखा रहा है, और उस बेस पे आपको करंट एंड नॉन करंट लायबिलिटी में प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। ओके, तो उसमें वो बहुत सारे अनफंडेड, फंडेड, पेमेंट ऑफ फंडेड बेनिफिट्स व्हेन दे फॉल ड्यू, ये बहुत सारे प्रोजेक्टेड यूनिट मेथड, डिस्काउंटिंग फेयर वैल्यू प्लान, ये बहुत सारे मैटर वो कंसिडर करता है। कौन करता है, एक्चुअल। ओके, और प्रेजेंटेशन कैसा है, देखो सैलरी एंड वेजेस, बोनस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड नोट्स टू अकाउंट में आपको दिखाना पड़ता है कि आपने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान कैसा है। ये सब डेटा ना एक्चुअल के वैल्यूएशन में रिपोर्ट होता है, वही यहाँ पे डालना पड़ता है कि उसने बराबर किया है कि नहीं, तो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी परफेक्शन किया है कि नहीं। ओके, नॉन करंट प्रोविजन मतलब ग्रेजुएटी है, कॉम्पनसेशन एब्सेंटिज्म है, अदर करंट फाइनेंशियल लायबिलिटीज, मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स मतलब सैलरी पेबल बाकी रह गया तो वो इधर आएगा। करंट प्रोविजन अगर है तो मतलब नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएटी कौन सा ड्यू है, कॉम्पनसेशन एब्सेंट में कोई अमाउंट देना बाकी है, तो वो करंट करंट लायबिलिटी में आएगा, जो इमीडिएटली विद इन 12 मंथ्स में पेबल है। अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों है, तो पहला लॉजिक ना कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट दिया, अभी बेनिफिट कौन से फॉर्म का है, एक लैंड दे सकती है, एक इंटरेस्ट रेट में बेनिफिट दे सकते हैं, पहला एक सेल्स टैक्स में बेनिफिट मिलते थे, एक्साइज में मिलता था ऐसा। बाद में कोई नॉन डिप्रिसिएबल एसेट प्रोवाइड करती है। बाद में कंडीशन ग्रांट रहती है, और ग्रांट्स टू इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, मतलब अगर कुछ बड़ा लॉस हुआ तो ये सब। और इसमें ना देखो ग्रांट्स रिसिप्ट बेसिस पे अलाउड किया, अकाउंटिंग एक्चुअल बेस पे नहीं करते, तो उससे क्या होता है अननेसेसरी आप प्रॉफिट बढ़ाते, और वो अगर अब कभी कभी कंडीशन जो कनेक्टेड रहते ग्रांट को फुलफिल नहीं रहते तो ग्रांट रिसिप्ट नहीं मिलने चाहिए। तो हमेशा ये सजेस्ट किया है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कि आप रिसिप्ट बेसिस पे दिखा सकते हैं। ओके, तो चला देखते हैं। देखो ग्रांट मैंने बहुत सारे दिखाए अलग अलग, ये रिसिप्ट बेसिस पे आप अलाउड है। कौन से अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि एक बार तो आप डिफर्ड इनकम कर सकते हैं अगर वो रेवेन्यू नेचर है, और अगर ये फिक्स एसेट रिलेटेड है तो आप उसको डिडक्ट फ्रॉम कैरिंग अमाउंट से भी कर सकते हैं, जो आपके फिक्स एसेट की जो वैल्यू है वो बाहर से निकाल सकते हैं। नॉन मॉनेटरी ग्रांट है तो उसको फेयर वैल्यूशन करता है, मतलब लैंड फ्री दिया है तो उसका फेयर वैल्यू निकालना आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये अकाउंटिंग में दिखना चाहिए ना, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कि तो कैसे मालूम पड़ेगा इन्वेस्टर को कि भाई इनको गवर्नमेंट का ग्रांट मिला है इन द फॉर्म ऑफ लैंड मिला, तो वो दिखना चाहिए वैल्यू। नॉमिनल फेयर वैल्यू जो वैल्यूशन है वो आपको दिखाना पड़ेगा। रेवेन्यू नेचर, डिफर्ड इनकम इज रिकॉग्नाइज एंड डिडक्ट फ्रॉम रिलेटेड एक्सपेंसेस, दो टाइप का प्रेजेंटेशन आप पीएनएल में क्रेडिट में दिखा सकते हैं, और जो डिडक्ट फ्रॉम द रिलेटेड एक्सपेंस वहाँ पे पीएनएल में डेबिट साइड में वहाँ पे दिखा सकते हैं। ओके, रिपेमेंट ऑफ गवर्नमेंट, कभी कभी क्या होता है जो कंडीशन रहती है ना ग्रांट की वो फुलफिल नहीं होती है, तो आपको ग्रांट रिफंड देनी पड़ती है, तो आपको वो तो इंडिया से 8 एप्लीकेबल होगा कि तो वहाँ पे रिवर्सल पूरा है, जो जो ऊपर किया वो सब उल्टा करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या फॉलो किया और मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है, ये आपको गवर्नमेंट ग्रांट है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज। पहला दोस्तों ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाया क्यों, अगर दोस्तों अगर आपका बिजनेस ग्लोबल ये है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फंक्शनल करेंसी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है
कि आप कौन से फंक्शनल करेंसी में आप अपना बिजनेस करते हो। अगर आप कौन से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में आप है और आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कौन से करेंसी में है और आपके सेल्स ट्रांजैक्शंस ये सब कौन से इसमें, तो ये सब फैक्टर कंसिडर करते हैं और फंक्शनल करेंसी में आप अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आपकी फॉरेन ऑपरेशंस है, सब्सिडरी है, तो उनके लिए ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो फैक्टर दिया है उन्होंने कि उनको कैसे बोलते हैं ना कि फॉरेन ऑपरेशन कैसा आपको क्लब करना है, सब्सिडरी का कैसा कंसोलिडेशन में कंसिडर करना है और ट्रांसलेशन रीजन कब ओसीआई में ट्रांसफ़र करना है और डिस्क्लोजर कैसा करना है कि अगर ऐसे अगर आइटम्स रिफ्लेक्ट हुए तो क्या है। देखो इसमें बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है कि अगर आपने कोई फॉरेन बिजनेस परचेस किया है तो तभी भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगना। हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, आपको कनेक्ट करना है कि भाई ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इधर कनेक्ट होता है क्या, और अगर यह हाँ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कनेक्ट होता है, हाँ ये कनेक्ट होता है ना, फॉरेन करेंसी में लोन लिया, इंटरेस्ट कॉस्ट देना है तो ट्रांसलेशन का कुछ कॉस्ट आया तो वो कैपिटलाइज होगा ना, अगर वो प्लान कंप्लीट नहीं तो ऐसे अपने को सोचना है। ऐसे सोचने की टेक्निक अलग 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 करेंगे ना तो अपना ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा और अपन आगे जा सकते हैं बहुत अच्छा। हाँ तो चलो, पहला क्या है, इनिशियल रिकग्निशन। बाद में देखो ट्रांजैक्शन क्या क्या रहती है, बाय सेल रहती है, बोरो लेन फंड्स, एक्वायर्ड डिस्पोजल, ये भी हो सकता है, मतलब आपने सेल भी किया। सब्सिक्वेंट रिकग्निशन कैसे करना है, रिकग्निशन मॉनिटरी एसेट कैसे करना है, नॉन मॉनिटरी एसेट कैसा है, नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, चेंज इन फंक्शनल करेंसी। अगर चेंज आपकी फंक्शनल करेंसी चेंज है तो आपको बहुत सारे डिस्क्लोजर आपके नोट्स को अकाउंट में दिखाने पड़ेंगे। एग्जाम्पल ऑफ मॉनिटरी आइटम्स एक्सपेंसेस है और कैश डिविडेंड है, और नॉन मॉनिटरी एसेट्स है आपकी, मतलब फॉरेन जब आप फॉरेन ऑपरेशंस के लिए लेते हैं ना, फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन आपका रहेगा तो ओके। उसके बाद सब्सिक्वेंट मॉनिटरी आइटम्स आपको क्लोजिंग रेट में लेना है। नॉन मॉनिटरी आइटम्स ट्रांजैक्शन जब जिस दिन हुई उस दिन का जो रेट है वो आपको कंसिडर करना पड़ता है, मतलब फिक्स एसेट के लिए जो जिस दिन आपने परचेस किया वो रेट है। नॉन मॉनिटरी एट फेयर वैल्यू एसेट, मतलब फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट में वैल्यूएशन करना पड़ेगा। रिकग्निशन ट्रांसलेशन रिकग्निशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सेप्ट हेजिंग इंस्ट्रूमेंट, हेजिंग का उन्होंने बताया कि आपको हेजिंग करेगा तो वो पार्ट ऑफ ओसीआई में जाएगा, लेकिन अदरवाइज जो नॉर्मल ट्रांसलेशन है वो आपको पीएनएल में ही होगा और उसका टैक्स इम्पैक्ट भी लेना पड़ेगा। ध्यान रखो, भूलना मत, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इनकम टैक्स का है वो अप्लाई होगा। ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन कैसे करते, तो ट्रांसलेशन का रिजो भी क्रिएट होता है जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो क्या क्या करते, तो एसेट्स एंड लायबिलिटी क्लोजिंग रेट से वैल्यूएशन होता है, इनकम एंड एक्सपेंस आपके एवरेज रेट से होता है, रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस अदर कॉम्प्रिहेंशन इनको बचेगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो गुडविल विल बी कैलकुलेट ऑन क्लोजिंग बिजनेस एक्सचेंज रेट। डिस्पोजल रहेगा तो रिकग्निशन इन अदर ओसीआई एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी शेयर आर क्लासिफाइड फ्रॉम इक्विटी टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब आपने बिजनेस सेल किया तो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा। टैक्स इफेक्ट तो आपको देना है। अमाउंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंसेस इन रिकग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट एक्सचेंज डिफरेंसेस रिकग्नाइज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्यूमुलेटेड इन अदर कंपोनेंट ऑफ इक्विटी। तो जो ऊपर दिखा है ना वही एक डिस्क्लोजर फॉर्म में दिखा है कि कैसे आपको दिखाना है। अभी नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोरोइंग कॉस्ट, तो सिंपल लॉजिक है। बोरोइंग कॉस्ट देखो, जिसने पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ट्रेड किया ना तो ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आराम से उसको समझेगा कि बोरोइंग कॉस्ट इसलिए रहती है। तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट क्या है, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट रहती है, लेकिन कब कैपिटलाइज करनी पड़ती है तो उसके लिए क्वालिफाइंग एसेट बोला है उन्होंने। तो क्वालिफाइंग इसमें बहुत टाइम लगता है, मतलब कौन सी है, प्लांट है, पावर जनरेटिंग यूनिट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है, बियरर प्लांट है, क्योंकि मोर देन 12 मंथ्स लगता है उसको डेवलप होने में, और इकोनॉमी बेनिफिट मिलने में बहुत टाइम लगता है, और कॉस्ट मेजर करने के लिए भी थोड़ा टाइम लगता है। तो बहुत सारे फैक्टर उसको, पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन क्या है, कमेंसमेंट कब हुआ, सस्पेंशन कभी कभी करना पड़ता है, कभी कभी हाई वाटर लेवल रहता है, हेवी इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट टू अदर साइड, तब आपको सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन करना पड़ता है। सेसेशन क्वालिफाइंग से इंटेंडेड फॉर यूज, मतलब एक बार वो एसेट कंप्लीट हुई तब आपको सेसेशन करना पड़ता है, तो जो बोरोइंग कॉस्ट है वो आपको पीएनएल में हिट करनी पड़ते हैं, लेकिन बिफोर कंप्लीशन जो भी कॉस्ट है वो आपको कॉस्ट ऑफ द प्लांट में ऐड करनी पड़ती है। स्पेसिफिक बोरोइंग है तो कोई इशू नहीं,
लेकिन अगर आपने जनरल बोरिंग लिया तो उसके लिए कैपिटलाइजेशन रेट दिया अलग से, वो कैलकुलेशन उन्होंने दिया। सिंपल मैंने एक फार्मूला दिया, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट एट डिफरेंट रेट्स ऑफ लोन डिवाइड बाय टोटल लोन्स एट ए डिफरेंट इंटरेस्ट रेट। आपको तो एवरेज रेट मिल जाएगा, एवरेज रेट से आप अपना वो इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज कर सकते हैं। बी डिस्क्लोजर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज ड्यूरिंग द पीरियड एंड कैपिटलाइज रेट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन आपको डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट है इंडियन अकाउंटिंग रिलेटेड पार्टी। दोस्तों ये क्यों लाया, पहले इसलिए कि इन्वेस्टर को मालूम पड़े कि कंपनी कितने रिलेटेड पार्टी पे डिपेंडेंट है, कितने रिलेटेड पार्टी का कंट्रोल ये बिजनेस में है, रिलेटेड पार्टी क्या क्या रेमुनरेशन लेती है, परचेस कितना करती है, सेल्स कितना करती है, उनके और क्या क्या ट्रांजैक्शन है, वो उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में कितना कंट्रोल है, ये फैमिली बेस्ड बिजनेस है क्या। हाँ, और सबसे बड़ा इन्होंने जो डेफिनेशन ऑफ पर्सन है, उन्होंने एक फॉरेन का एक वर्ड कवर किया है, डोमेस्टिक पार्टनर। इंडिया में वर्ड ऐसा अलाउड नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली इसको मैं बताऊँ गर्लफ्रेंड। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो वो भी इन्होंने फैक्टर रिलेटेड पार्टी में कंसिडर किया है। ओके, क्योंकि ये अपन IFRS का कन्वर्जन है ना, तो इंडिया में वो फैक्टर अपने को कंसिडर करना पड़ता है। तो पहली बात है कि आइडेंटिफाई रिलेटेड पार्टी क्या है। सिंपल लॉजिक अपने को क्या रिलेटेड है, यस और नो है। रिलेटेड तो क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए, बाद में आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस क्या है, कमिटमेंट क्या है रिलेटेड पार्टी, तो वो रिलेटेड पार्टी कहाँ पे दिखेगी, आपको नोट्स टू अकाउंट में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि भाई इतनी कंपनी ने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया। उसके बाद रिलेटेड पार्टी का देखो स्टैंड अलोन कंसोलिडेशन दोनों का एप्लीकेबल है। कॉम्पनसेशन कितना रिलेटेड पार्टी को वो दिए, वो भी आपको दिखाना है। पेरेंट्स और जॉइंट कंट्रोल सब्सिडरी एसोसिएट उनके साथ भी ट्रांजैक्शन वो भी दिया। इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन आपको एलिमिनेट करना है जब आप कंसोलिडेट करते हैं, एक्सेप्ट जब फेयर वैल्यू इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी विद ट्रांजैक्शन आउटस्टैंडिंग आर मेजर्ड टू फेयर वैल्यू टू प्रॉफिट एंड लॉस, देन नॉट एलिमिनेट, वो तभी एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा। स्पेसिफिक एक जनरल एक पॉइंट है। ओके, अभी रिलेशनशिप क्या है, तो सिंपल लॉजिक है, पहला कंट्रोल, जिस पर्सन के पास कंट्रोल है, बाद में जॉइंट कंट्रोल है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, मतलब फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग डिसीजन ले सकता है, मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट पर्सन, क्लोज मेंबर ऑफ द फैमिली मेंबर्स। अभी देखो डेफिनेशन में क्या कवर किया उन्होंने, पर्सन्स चिल्ड्रन, स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर, ब्रदर सिस्टर फादर मदर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन स्पाउस, डोमेस्टिक पार्टनर्स, डिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन और दैट पर्सन स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर, मतलब इतना उन्होंने रिलेशन इतना ब्रॉड किया है। हाँ, अभी इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट कि ये रिलेटेड नहीं होते। कॉमन डायरेक्टर, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एग्जाम की स्टडी में कि कॉमन डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है, तो नहीं है कॉमन डायरेक्टर। और मेंबर ऑफ की मैनेजमेंट ऑफ एन एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द अदर एंटिटी। अगर एक मेंबर है और उसका सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अदर एंटिटी तो वह रिलेटेड पार्टी तो नहीं होगा, एक्सेप्ट ट्रांजेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्टी में नहीं। हाँ, और ध्यान रखो दोस्तों, रिलेटेड पार्टी इतना ब्रॉड मत कीजिए। रिलेटेड पार्टी मतलब अभी आप देखो बैंक फाइनेंस दिया, रिलेटेड पार्टी क्या है, ट्रेड यूनियन है, रिलेटेड पार्टी नहीं, ये नहीं। जो एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्पेसिफिक है उतना ही आपको दिखाना है। गवर्नमेंट वो रिलेटेड पार्टी ने, टू वेंचर्स ने रिलेटेड। हाँ, इसमें और एक है उन्होंने लिखा है जहाँ पे रिलेटेड पार्टी का रिस्ट्रिक्शन है, अलाउड नहीं, गवर्नमेंट के साथ ट्रांजैक्शन है या गवर्नमेंट कंपनी, तो वहाँ पे वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं दिखाते। ओके, टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन क्या क्या है वो आपको डिस्क्लोज करते हो, हमेशा वही ट्रांजैक्शन रहते हैं जनरली, परचेज, सेल्स, लोन गिवन टेकन, रेमुनेशन, कमिटमेंट, गारंटीज, अदर कमिटमेंट्स, जितने भी रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन है, ईसॉप क्या है ट्रांजैक्शन रहते हैं, शेयर के कंट्रोल कितना है, वो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में दिखते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 अर्निंग पर शेयर। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया है, वो शेयर होल्डर्स के लिए लाया है, इसलिए कि भाई आपका ईपीएस कितना है। दूसरा डायल्यूटिव ईपीएस, ये ईपीएस भी बता क्यों भाई, ये क्यों दिखा दे भाई, हमें क्यों जरूरत नहीं दिखाना पड़ता है, किस लिए कि आगे जाके ये आपका ईपीएस कम होगा। क्यों, अरे बाप रे मेरा ईपीएस क्यों कम होगा, तो वो बताते हैं कि हमने कोई कन्वर्टेबल लोन लिया है, ईसॉप इशू किया है, ऑप्शन है, शेयर वारंट्स है, तो उससे क्या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर बढ़ जाएंगे तो ईपीएस पर शेयर डाउन होगा। अरे बाप रे ऐसा है,
तो वो देखते हैं कि क्या क्या डायल्यूटिव है। तो हमेशा इन्वेस्टर देखता है कि आगे जाके मेरा ईपीएस डाउन होने का चांसेस है क्या, कि इन्होंने और सारे डायल्यूटिव नंबर ऑफ शेयर कुछ इशू किए हैं क्या, तो वो देखना पड़ता है। तो यहाँ पे देखो ईपीएस का मैंने बेसिक मीनिंग है मेजर परफॉर्मेंस ऑफ द अकाउंट। और देखो इसमें इक्विटी शेयर बहुत रिस्क लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ हुआ तो कंपनी का अगर कुछ भी होता है अल्टीमेटली रिस्क बेयरर तो इक्विटी शेयर होल्डर है। बेसिक ईपीएस कैलकुलेट कैसे करते हैं कि नॉर्मल है कि नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू शेयर होल्डर लेस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय वेटेड एवरेज ऑफ नंबर शेयर। मतलब उसका सिंपल मीनिंग है हाउ मेनी डेज each type of share was actually held during there, also deciding the date of issue of shares। ओके इसमें ये रहता है डायल्यूटिव ईपीएस। अभी डायल्यूटिव ईपीएस का मतलब मैंने आपको बताया कि आगे जाके कितने शेयर होल्डर बढ़ने वाले हैं। ओके तो कौन से बढ़ने वाला है, तो उसके लिए ना आपको प्रॉफिट भी एडजस्ट करना पड़ता है। अभी देखो कन्वर्शन ऑफ लोन इनटू इक्विटी, तो लोन का जो इंटरेस्ट पोर्शन है और जो टैक्स पोर्शन है वो नेक्स्ट ईयर तो आएगा नहीं, तो वो वापस ऐड बैक करना पड़ेगा और टैक्स इफेक्ट आपको डिडक्ट करना पड़ेगा। तो उससे ना नेट प्रॉफिट में थोड़ा चेंज होता है और आपके नंबर ऑफ शेयर्स में आपके डायल्यूटिव जो इक्विटी शेयर वो ऐड होते हैं। ओके ये तो सिंपल जो है क्या क्या है देखो अर्निंग फॉर नंबर ऑफ डायल्यूटिव पोटेंशियल शेयर्स ऑप्शन वारंट कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट कंटिजेंटली इश्यूएबल शेयर्स, मतलब बोनस है स्प्लिट है या ओके। अर्निंग फॉर डायल्यूटिव मतलब एडजस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ऑर्डिनरी शेयर्स ऐड ग्रॉस इंटरेस्ट लेस टैक्स ऑन इंटरेस्ट। देखो ये मैंने आपको बताया कि नेट प्रॉफिट डायल्यूटिव ईपीएस कैलकुलेट करते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। आप बोलेंगे कि मैं वही नेट प्रॉफिट लूँगा, नहीं, आपका जो आगे जाके अगले साल का जो बचने वाला है ना इंटरेस्ट और जो टैक्स इम्पैक्ट तो आपको लेना पड़ता है। और चेंजेस इन इनकम और एक्सपेंसेस अगर वो बचने वाला है तो आपको नेचुरल प्रॉफिट बढ़ेगा ना, तो वो इम्पैक्ट यहाँ पे देना पड़ता है। प्रेफरेंस डिविडेंड का उन्होंने बताया कि प्रेफरेंस नॉन क्यूमुलेटिव कब लेना है, ओनली व्हेन इज डिक्लेयर, और क्यूमुलेटिव रहेगा तो आपको वो नेट प्रॉफिट से आपको निकालना ही पड़ेगा। ऑप्शंस एवरेज मार्केट प्राइस में वैल्यूएशन करना पड़ता है। ईसॉप वेटेड एवरेज ऑफ नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक्सरसाइज प्राइस डिवाइड एवरेज मार्केट प्राइस। तो ईसॉप के शेयर्स में जो कॉन्ट्रैक्ट दैट में सेटल इन ऑर्डिनरी शेयर्स और कैश शुड बी कंसिडर इफेक्ट इन डायल्यूटिव, वो एडजस्ट आपको न्यूमरेटर प्रेजेंटेशन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, और डिस्क्लोजर आपको आपके नोट्स टू अकाउंट में देखा है तो आपने ईपीएस कैसे कैलकुलेट किया है, डायल्यूटिव ईपीएस कैसे कैलकुलेट, कौन से शेयर्स में आपको डायल्यूट होना है, तो वो सब प्रेजेंटेशन में। दोस्तों नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो पहला अपना लॉजिक क्या है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया। तो देखो दो फाइनेंशियल ईयर के बीच में अगर कोई डेटा प्रेजेंटेशन होता है, मतलब 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021, ओके, तो एनी डेट के इधर अगर फाइनेंशियल ईयर का हाफ ईयरली प्रेजेंटेशन रहता है या 31 सितंबर 30 सितंबर है 31 दिसंबर है, तो ये डेट में इंटरिम फाइनेंशियल अगर रिपोर्ट होता है तो क्या क्या दिखाना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक अपने को ये देखना है, जो 31 मार्च को दिखाना है ना वही इंटरिम फाइनेंशियल, बस यही डिफरेंस है। बाकी सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल, ऐसा नहीं कि उसको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये कब इशू करते हैं, मैंने जब इक्विटी शेयर मतलब आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में शेयर लिस्टिंग करने जाते हैं तो इंटरिम फाइनेंशियल आपको देना पड़ता है। तो उस बेस पे इन्वेस्टर पैसा डाल देता है, तो आपको सब आपके मटेरियल ट्रांजैक्शंस कमिटमेंट्स गारंटीज जितने भी जो एनुअल में जो स्टैट्यूटरी रेगुलेशन अप्लाई होता है वो इंटरिम फाइनेंशियल होता है। तो ये सब वो पार्ट्स उन्होंने यहाँ पे दिखाया। फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट भी सब वही होगा, कोई चेंज नहीं, सिग्निफिकेंट वो भी वही है, लेकिन अगर मेजर कुछ है एक्विजिशन है डिस्पोजल है कमिटमेंट वो आपको दिखाना पड़ेगा। हाँ ऐसे अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स अनयूजुअल ट्रांजैक्शन चेंज इन एस्टिमेट वो भी सेम वैसा ही वह दिखाना है। डिविडेंड पेड किया है सिग्निफिकेंट रिपोर्टिंग क्या है इवेंट्स इन फाइनेंस इफेक्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वो सब आपको दिखाना है इंटरिम फाइनेंशियल। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट। सिंपल लॉजिक, अरे ये इम्पेयरमेंट क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आता। ऐसा नहीं, इम्पेयरमेंट मतलब क्या है, आपकी जो रिकवरेबल अमाउंट है और कैरिंग अमाउंट है दोनों में फ़र्क है। अभी कैरिंग अमाउंट आपकी सपोज 1 लाख है और रिकवरेबल 70,000 है, तो आपकी बैलेंस शीट की एसेट की टोटल अननेसेसरी 30,000 से बढ़ रही है। क्यों मालूम है, अरे वो जिसकी कैरिंग अमाउंट ही 1 लाख है और रिकवरेबल मार्केट में ओनली 70,000 है, तो आप 1 लाख कैसे दिखा सकते हैं, गलत है ना प्रेजेंटेशन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं आपको एसेट का टोटल अननेसेसरी नहीं बढ़ाओ भाई,
जो रिकवरेबल है वही दिखाओ, फेयर वैल्यू कॉन्सेप्ट से दिखाओ, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई कर रहे हो, दूसरे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसे नहीं, आपको स्पेसिफिक जैसा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वैसे। तो इम्पेयरमेंट एसेट क्या है? तो ये एक लॉस है अपना। क्यों होता है लॉस? बहुत सारे फैक्टर है। इंडिकेशन ऑफ एक एक्सटर्नल क्या रहते हैं, मार्केट वैल्यू, टेक्नोलॉजी का, नए नए टेक्नोलॉजी में चेंजेस होते हैं ना, तो उससे आपकी मार्केट वैल्यू, आपकी जो एसेट की वैल्यू डाउन हो जाती है। इंटरनल फैक्टर भी है, फिजिकल डैमेज है, सिग्निफिकेंट चेंज इन बिजनेस प्लान है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द एसेट, उससे भी वो लाइफ ऑफ द एसेट कम हो जाते हैं, तो अपने को वो प्रोवाइड कर। उसके बाद उन्होंने इम्पेयरमेंट इसका भी कवर किया है, सब्सिडरी ज्वाइंट कंट्रोल एसोसिएट, उधर आपने पैसे डाल के रहे, लेकिन आपका नेट एसेट प्लस गुडविल वो कम दिखा रहा है। सपोज 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट है और नेट एसेट सपोज आपकी 70,000 है और गुडविल 10,000 है, 80,000 है। अगर 80,000 तक आपको रिकवरेबल होने वाला है तो आप 1 लाख कैसे दिखा सकते हो? तो 20,000 का इम्पेयरमेंट प्रोवाइड करना पड़ता है। किस लिए होता है ये? सब्सिडी में कुछ लॉसेस है, बिजनेस ऑपरेशन चला नहीं, कुछ अन्य यूजुअल फैक्टर्स है, तो उससे ना वो आपकी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडी ना डाउन हो जाती है वैल्यूएशन। ओके, कब कब करना चाहिए? एनुअल टेस्टिंग बोला है कि साल में आप एक बार इम्पेयरमेंट का टेस्ट अप्लाई करो। मेजरमेंट क्या रहता है? रिकवरेबल अमाउंट, फेयर वैल्यू ऑफ द लेस डिस्पोजल, लेस कॉस्ट ऑफ द डिस्पोजल, वैल्यू इन यूज, वो मेजरमेंट अमाउंट। स्टेप्स फॉर असेसिंग फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं? सेल एग्रीमेंट से मिलते हैं कि अगर आपने अगर सेल करना है ऐसे एसेट तो कितने आ सकता है पैसा, एक्टिव मार्केट है क्या ऐसे मतलब सेकेंड हैंड सेल करना है तो, बेस्ट इन्फॉर्मेशन ऑल एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेट जो भी अवेलेबल है। अगर नहीं मिल रहा है तो वैल्यू इन यूज़ वो आपको दिखाना है। वैल्यू इन यूज़ मतलब बेस्ड ऑन द फ्यूचर कैश फ्लो कितना मिलने वाला है, फाइनेंशियल बजट क्या है, एक्सटर्नल एविडेंस क्या है, डिस्काउंट रेट शुड बी प्री टैक्स रेट, वो इंपॉर्टेंट ध्यान रखा। रिकॉग्निशन में कैश जनरेटेड एंड मेजर में वो भी एक फैक्टर है कि आपका अगर रिवर्सल, यहाँ पे उन्होंने और एक भी दिया है, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ एक्सेप्ट गुडविल। अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन का कोई है वहाँ पे गुडविल भी जनरेट किया और इम्पेयरमेंट से आपने डाउन किया तो आपको रिवर्सल वो नहीं कर सकते वापस। हाँ, रिवर्सल ऑफ इम्पोर्टेंट अदर का कर सकते हैं कि अगर बाद में मालूम पड़ा कि जो लास्ट ईयर हमने एजम्पशन लिया तो वो अभी उल्टा हो गया, लाइफ ऑफ द एसेट बढ़ रही है, प्रोडक्शन अच्छा दे रहा है, तो वो आपको रिवर्स कर सकते हैं। तो डिस्क्लोजर आपको रिकग्निशन प्रॉफिट एंड लॉस वो रिवर्सल उससे दिखाना पड़ता है। इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज फॉर कैश जनरेटिंग इन इट, गुडविल, ऑल्सो डिस्क्लोजर इंडिया 16 रिपोर्टिंग सेगमेंट आपको इफेक्ट देना पड़ता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट। पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों लाया दोस्तों? क्या मालूम है? सब मैनेजमेंट को सब मालूम रहता है कि हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, लेकिन कभी कभी वो गलती से भूल भूल भी सकते हैं। ओके, तो वो भूलना नहीं है, तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफिक कवरेज दिखाया कि ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर की। तो वो देखता है कि ये ऐसा मैटर कुछ हुआ है क्या, ओल्ड मैटर कुछ है क्या, कोर्ट केस है क्या, कस्टमर केस कुछ डिस्प्यूट हुआ है क्या, पास्ट इवेंट है क्या, प्रोबेबल आउटफ्लो है क्या। तो यहाँ पे ना उन्होंने प्रोविज़न करने को बोला है कि भाई अगर कोई मैटर ओल्ड है और पॉसिबल है कि आउटफ्लो होने का चांसेस है, तो वो पीएनएल में आपको डेबिट करना पड़ेगा प्रोविज़न। क्या है? तो मालूम पड़े कि इतना प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो पास्ट इवेंट है, प्रोबेबल आउटफ्लो कितना हो सकता है, देखो कोर्ट केस में इतना पैसा, अगर कोर्ट का केस आपके अगेंस्ट में है तो आपको इतना पैसा देगा, तो उस बेस पे एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन किया जाता है। देखो अप्रोक्सीमेट बोला है, एक्चुअल नहीं बोला मैंने। तो एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट निकाल के प्रोविजन दिखाना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज इज एज लायबिलिटी वेयर एज कंटीजेंट विच हैज नॉट रिकॉग्नाइज लायबिलिटी, पॉसिबल ऑब्लिगेशन, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन वो एक है। कंटीजेंसी लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट कब प्रोवाइड करना पड़ता है? अगर देखो कोर्ट का केस आपके फेवर में लगने वाला है तो वो ही आपको इनफ्लो का बेनिफिट दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। मेजरमेंट, बेस्ट एस्टिमेट, रिस्क असेसमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर इवेंट्स, एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट, वो ध्यान रखें। ये मेजरमेंट उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है कि आप डायरेक्टली कंटीजेंट लायबिलिटी, कंटीजेंट एसेट, प्रोविजन नहीं दिखाता, उसके लिए कुछ सपोर्टिंग एविडेंस होना चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू, अगर प्रोविजंस आपने एडॉक बेस पे किए हैं लेकिन प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट से वो कम है, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू से लायबिलिटी निकालनी हो, शो करनी पड़ेगी।
डिस्क्लोजर ईच क्लास ऑफ प्रोविजन, क्या क्या कौन से क्लास का आपने प्रोविजन किया है, एडिशनल प्रोविजन कितना हुआ है, डिस्क्रिप्शन देना है, प्रोविजन एडिशन कितना हुआ है, रिवर्सल कितना हुआ है, तो वो सब आपको। हाँ, ये ध्यान रहे, प्रोविजन शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज और फ्यूचर ऑपरेटिंग लॉसेस, वो अलाउड नहीं। नहीं तो आप कुछ भी दिखाएंगे भाई इतना होने वाला, तो अननेसेसरी पीएनएल में हिट करेंगे और प्रॉफिट डाउन करेंगे, नहीं अलाउड। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग 38 इंटेंजिबल एसेट क्यों लाया, तो ये किस लिए आया, इंटेंजिबल एसेट इसलिए लाया कि ना कभी कभी इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं, उससे कंपनी को प्रोडक्शन में बेनिफिट मिल जाता है, तो वो डिज़ाइन रहता है या फॉर्मेशन प्लान रहता है, या ये सिंपल ऐसा भी बोलते शॉर्टकट टेक्निक्स है, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया उन्होंने, तो उससे ना बेनिफिट मिलता है, तो वो लाइफ ऑफ द एसेट निकलना पड़ता है कि कितने साल तक वो बेनिफिट देगा, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में स्पेसिफाई। तो पहला देखो उन्होंने बताया आइडेंटिफाई नॉन मॉनिटर एसेट विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, तो आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, इंटेंजिबल एसेट मतलब आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, ओके, लेकिन आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और उसने बोला कॉस्ट एंड रिवैल्यूएशन मॉडल, ओके, सेपरेट एक्विजिशन भी होता है, मतलब आपने रेडीमेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परचेस किया, पार्ट ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, गवर्नमेंट ग्रांट मिला है आपको, इंटरनल जनरल गुडविल है, एक्सचेंज ऑफ है, और इसमें डेप्रिसिएशन कैसे बंद करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन और सिस्टमेटिक बेसिस पे आपको एलोकेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एसेट पास्ट इवेंट फ्यूचर इकोनॉमिक्स आर एक्सपेक्ट टू फ्लो टू द रिसर्च कंट्रोल बाय द एंटिटी, मतलब कंट्रोल भी इनके हाथ में रहे तो ही आप इंटेंजिबल एसेट कर सकते हैं, अगर कंट्रोल दूसरे कंपनी के पास है तो आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे उन्होंने डेवलपमेंट का मीनिंग भी दिया है कि रिसर्च फाइंडिंग डेवलपमेंट नॉलेज टू ए प्लान और डिजाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू और सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड मटेरियल डिवाइसेस प्रोडक्ट प्रोसेस सिस्टम और सर्विसेज। डेवलपमेंट का उन्होंने बहुत ब्रॉड डेफिनेशन दिया है, ऐसे कैटेगरी का तो ही आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल दिया हम देखो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट्स है, पिक्चर लाइसेंस है, इंपोर्ट कोटाज है, दीज आर इंटेंजिबल एसेट। इसमें कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट, कंट्रोल आपके पास होना चाहिए, अगर कंट्रोल सामने वाले के पास हो तो आप एसेट नहीं रिकॉग्नाइज करें। रिकॉग्निशन विद द डेफिनेशन ऑफ एंड प्रोवाइड दैट फ्यूचर बेनिफिट्स फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजरेबल। तो हर ये देखो ये वर्ड हर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रिफ्लेक्ट होता है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एंटिटी को मिलना चाहिए और कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकते हैं, इसका जो आपने जितना कॉस्ट उसमें डाला है ना वो, और आगे जाके कितना इनकम मिलने वाला है वो आप उसको मेजर कर सकते हैं। अगर इंटेंजिबल एसेट एक्वायर्ड सेपरेटली किया तो उसका उन्होंने वैल्यूएशन का दिखाया कि परचेज प्राइस है, इंपोर्ट ड्यूटीज है, नॉन रिफंड टैक्सेस, लेट ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, प्रोफेशनल फीस, कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग इसमें एक्सक्लूड है, वो नहीं आती है। बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो फेयर वैल्यूएशन करना पड़ता है। इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, रिसर्च एंड डेवलप, हाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रहेगा तो मीट द डेफिनेशन ऑफ क्राइटेरिया, गवर्नमेंट ग्रांट रहेगा तो देखो एयरपोर्ट लैंडिंग राइट्स, तो उसका फेयर वैल्यूएशन करके आपको दिखाना पड़ेगा कि ये इंटेंजिबल राइट्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए कि ये हमें मिला है। फेयर वैल्यू और एक्सचेंज ऑफ एसेट रहेगा तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इफ नॉट पॉसिबल कैरिंग अमाउंट ले सकते हैं। इंटरनल जनरेट गुडविल, फ्यूचर इकोनॉमिक फ्यूचर बेनिफिट्स जो है, कॉस्ट ऑफ द एसेट आपको निकालनी पड़ेगी, मिड डेफिनेशन ऑफ रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। और रिसर्च देखो इसमें हार का ये आप नहीं ले सकते कि ब्रांड पब्लिशिंग टाइटल कस्टमर लिस्ट आइटम ऑफ नहीं ले सकते। दोस्तों मैंने इसमें क्या बोला कि इंटेंजिबल एसेट आप उसको टच नहीं कर सकते, टेंजिबल एसेट आप उसको टच कर सकते, कंप्यूटर को टच कर सकते हैं ना। हाँ, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, ये उन्होंने बताया कि जब कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग है ना तो उसके बाद आप कैपिटलाइजेशन बंद करना पड़ेगा, तो भाई अभी वो इंटेंजिबल एसेट यूज होती है तो। और इसमें देखो दो फेज है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। रिसर्च क्या में क्या डेफिनेशन है, डेवलपमेंट में क्या डेफिनेशन है, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। कॉस्ट, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं और एक्सक्लूड क्या करते हैं, देखो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इंक्लूड नहीं करना है आपको। जनरल ऑपरेटिंग लॉसेस बिफोर फाइनल डेवलपमेंट, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेनिंग स्टाफ, देखो ये कॉस्ट नहीं आएगी इंटेंजिबल एसेट जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं। जो या ये जो जितने भी मैंने कॉस्ट लिखा है ना ये सब पीएनएल में एक्सपेंस में हिट हो जाएगी पूरी, ओके। मेजरमेंट कैसे होंगे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड अमोर्टाइजेशन, एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड कैरिंग ऑन। अरे बाप रे, इम्पेयरमेंट भी होता है, हाँ होता है ना, यूरियर आपको टेस्टिंग करना पड़ता है कि लाइफ है कि नहीं वो एसेट की, उतने साल वो रेवेन्यू देने वाला कि नहीं, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी का इशू है। तो देखो सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। रिवैल्यूएशन मॉडल जब भी करते हैं तो फेयर वैल्यू निकालना पड़ता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट लॉस आपको दिखाना तो कैरिंग आपको अमाउंट आएगी।
रिवैल्यूएशन करना है तो एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड आपको रिवैल्यूएशन करना है। और सरप्लस जो आएगा तो आपको ओसीआई में दिखाना पड़ेगा, और एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी एंड डिक्रीज करना है प्रॉफिट एंड लॉस। यूजफुल लाइफ कैसे निकालना है, तो उसमें भी दो लाइफ है, इनफिनिट एंड इंडेफिनिट। तो लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होने चाहिए। आप बोलेंगे मैं इतना लाइफ, कुछ तो डॉक्यूमेंट होने चाहिए कि हाँ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, टेक्निकल इंडस्ट्रियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, पीरियड ऑफ कंट्रोल है, इंटेंजिबल एसेट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट। अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में आपको मिल रहा है, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 ईयर्स के लिए मिल रहा है, तो तो वो आपको यूजफुल लाभ आप निकाल सकते हो उसको 3 ईयर्स का लाइफ है। लेकिन अगर रिन्यूएबल है और सिग्निफिकेंट कॉस्ट कुछ नहीं देना है, तो आप उसको आगे जाके वो आप उसको रिन्यूअल में आप एडिशनल जो कॉस्ट है वो उसके बेस पे जितने साल के लिए रिन्यूअल हो तो आप उसका डिप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अमोर्टाइजेशन सिस्टमेटिक मतलब डिप्रिसिएशन हो रहा है, और एवरी ईयर तो आप तो रिवैल्यूएशन करने ही वाले हो। रिटायरमेंट एंड डिस्पोजल, नो फ्यूचर रिक्वायरमेंट अगर नहीं मिलने वाला है, अननेसेसरी एसेट में दिखाना नहीं है। ओके, डिस्क्लोजर ईच क्लास ऑफ इंटेंजिबल एसेट, कितने आपके इंटेंजिबल एसेट है, डिस्टिंक्शन आपको करना पड़ेगा कि इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल कितना है, आपने कैसे कैलकुलेशन किया है, रिसर्च कितना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से कितना है, इम्पेयरमेंट कितना हुआ, रिवर्सल कितना हुआ, गवर्नमेंट ग्रांट कितना है, अगर किसी में रिस्ट्रिक्शन है आपके इंटेंजिबल एसेट्स में या कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है तो आपको वो दिखाना है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मतलब क्या, तो आप यहाँ पे क्या है, सिर्फ पहला लॉजिक क्या है, प्रॉपर्टी कहाँ पे दिखती है, फिक्स एसेट में, हाँ बराबर, लेकिन उसमें भी दो क्लासिफिकेशन है। वो एक रेंटल के लिए ले सकते हैं और ओनर ऑक्यूपाइड भी रह सकता है, या कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है। तो वो पर्पज ऑफ होल्डिंग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो देखना है आपने को। तो जनरली देखो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी मतलब क्या, उसको प्रोडक्शन के लिए, देखो फैक्ट्री का बिल्डिंग है तो वो उसका है, तो उसने ये किस लिए रहेगा, प्रोडक्शन के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए। अगर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स है तो वो बिल्डर के लिए वो अलग कॉन्सेप्ट है ना, वो नहीं आप दिखा सकते हैं। और एम्प्लॉय ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो वो तो आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि आपने वो एम्प्लॉय को दी है, बिजनेस पर्पज के लिए यूटिलाइजर है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ ड्यूअल पर्पज है तो आपको स्प्लिट करना, अगर कॉस्ट मिल रहा है स्प्लिट में तो ही आपको वो इंडियन अकाउंटिंग 16 और इंडियन अकाउंटिंग 40 में दे, नहीं हो रहा है तो इंडियन अकाउंटिंग 40 में आएगा। प्रॉपर्टी लीज टू अदर ग्रुप कंपनीज, तो वो उसका प्रेजेंटेशन कैसा होगा, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है। यहाँ पे देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दो, बाद में इंडियन अकाउंटिंग 105 116 जो सब कनेक्टेड आ रहा है कि अगर इधर होगा तो ये ऐसा होगा, इधर होगा तो ऐसा होगा। रिकॉग्निशन प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमी बेनिफिट फ्लो टू द इंटरनेट कॉस्ट मेजर रिलेट। ओके, और रिप्लेसमेंट जब भी होता है ना इसमें, तो ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट, रिप्लेसमेंट होता है तो जो आपने पहला जो खर्चा किए कितना किया है ना, सपोज इंटरमीडिएट में किया है तो उतना कॉस्ट आपको डिडक्ट करना पड़ता है, नया कॉस्ट है उसको ऐड करना पड़ता है, तो नया इसको बेनिफिट मिलता। मेजरमेंट कैसे करना है मेजरमेंट, तो सिंपल लो, प्रॉपर्टी में आप पैसा डाल रहे हैं तो क्या क्या लगता है आपको, परचेज कॉस्ट लगता है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, स्टैम्प ड्यूटी लगता है, एजेंट कॉस्ट लगता है, सोसाइटी की कॉस्ट लगती है अगर रहेंगी तो, अगर रेसिडेंशियल कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आपने लिया तो वहाँ पे जो सोसाइटी को होता है। और अगर आपने डिफर्ड पेमेंट पे ले तो इंटरेस्ट कॉस्ट जो ये शॉर्ट जो क्रेडिट पीरियड का वो ऐड करना पड़ता है। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट में भी उन्होंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है यहाँ पे कि आपको फेयर वैल्यूएशन से आपको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वो आपको निकालना पड़ेगा, अनलेस एंड अनटिल अगर नहीं मिला तो ही आपको डिस्क्लोजर करना है कि नहीं मिला है। फेयर वैल्यू का उन्होंने अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड को 113 से उसमें वैल्यूएशन करने को बोला है। हाँ इंटरनल ट्रांसफ़र भी होता है कि कभी कभी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपको प्रॉपर इसमें दिखाते हैं, इंडियन इन्वेंट्री में दिखाएंगे, और प्रॉपर्टी प्लांटर नहीं हो तो वैसा वर्षा भी है, तो उधर ट्रांसफ़र हो सकता है, उधर से यहाँ वापस ट्रांसफ़र, तो उनका प्रेजेंटेशन कैसे करना है। डिस्पोजल हुआ तो आप डी रिकग्नाइज करना है, और जो भी प्रॉफिट हो जो लॉस आएगा तो PNL में जाएगा। डिस्क्लोजर क्या क्या करना है, अकाउंटिंग पॉलिसी है, क्राइटेरिया फॉर फेयर वैल्यू है, ये सब आप देखो जो ऊपर दिखा है ना वही डिस्क्लोजर में प्रेजेंट, मैं क्या अलग से कहीं बताने वाला नहीं, वही मतलब आपने जो जो डॉक्यूमेंटेशन आपने जो जो भी ट्रांजैक्शन किया वो आपको डिस्क्लोज करना है, कि सो दैट इन्वेस्टर को मालूम पड़े कि इंडियन अकाउंटिंग 105 में क्या है, इंडियन अकाउंटिंग 36 में क्यों आया है। अब बाद में कोई रिस्ट्रिक्शन अराउंड रिलायबिलिटी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन है क्या, तो रिकन्सिलेशन ऑफ कैरिंग अमाउंट वो सब प्रेजेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 एग्रीकल्चर।
तो पहला लॉजिक किस लिए लाया, अगर बिजनेस में एग्रीकल्चर में कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो कौन सा बिजनेस है, बायोलॉजिकल एसेट्स है, फ्रूट ट्रीज है, तो आगे जाके इनकम मिलने वाला है, हार्वेस्टिंग होता है पूरा। तो मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसफर बायोलॉजी इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड गवर्नमेंट ग्रांट, तो कभी कभी गवर्नमेंट ग्रांट भी मिलती है। तो रिकॉग्निशन, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, बायोलॉजिकल एसेट्स है, डेयरी फार्म का बिजनेस, डेयरी केटल है, मिल्क है, उसके बाद चीज़ बनते हैं, कॉटन प्लांट्स हार्वेस्टेड होता है, कॉटन बाद में थ्रेड निकलता है उसका कॉटन, तो मतलब ये प्रोसेस है। अगर ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ तो इससे ये प्रोड्यूस होगा, इससे ये प्रोड्यूस होगा। ओके, तो उसका रिकग्निशन कैसे होता है, इंटिटी कंट्रोल द एसेट ऑफ द, मतलब आपके हाथ में उसका कंट्रोल होना चाहिए। प्रोबेबल फ्यूचर इकोनॉमी फ्लो टू द एंटिटी एंड फेयर वैल्यू आप मेजर कर सकते हैं। मेजरमेंट कैसा है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक्सेप्ट व्हेन कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड इम्पेयरमेंट अकाउंट कोटेड मार्केट प्राइस इज नॉट अवेलेबल और फेयर मार्केट वैल्यू क्लियरली अनअवेलेबल। तो ये आपको फेयर कॉस्ट पे वैल्यूएशन करना है। इन्होंने क्या बोला कि आपको फेयर वैल्यू से वैल्यूएशन करना कंपलसरी है, लेकिन अगर नहीं मिल रहे हैं और रिलायबल नहीं है तो आप कॉस्ट बेसिस पे कर सकते हैं। जो भी गेन एंड लॉस होगा चेंज इन द फेयर वैल्यू, मतलब हर साल आप फेयर वैल्यू का वैल्यूएशन करेंगे ना, जो आप बैलेंस शीट में देंगे तो आपको पीएनएल में हिट करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स मिला, मतलब अनकंडीशनल गवर्नमेंट ग्रांट तो करना पीएनएल में कीजिए, कंडीशनल मिला तो कंडीशन मीट हुआ तो ही पीएनएल में हिट कीजिए, अदरवाइज टाइम बेसिस पे आप दिखा सकते हैं कि जितना एक साल कंप्लीट हुआ तो एक साल का रेवेन्यू दिखाओ, मतलब 5 साल की कंडीशन रहेगी तो जैसा जैसा टाइम खत्म वैसा वैसा रेवेन्यू दिखाओ। डिस्क्लोजर क्या है, डिस्क्रिप्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ गेन और लॉसेज ड्यूरिंग द पीरियड, वो आपको दिखाना है। रिकॉग्निशन ऑफ चेंजेस इन विच इंक्लूड गेन लॉस फ्रॉम चेंजेस इन फेयर वैल्यू, परचेज डिक्रीज बाय ऑफ एनी सेल, अगर सिर्फ परचेज सेल, हमेशा लॉजिक क्या है वही देखने का कि एग्रीकल्चर में ये हो सकता है, ये हो सकता है, वो डिस्क्लोजर है। लॉजिक बेसिस पे आपका देखो, मैं ऐसा नहीं बोलता 100% पर, एटलीस्ट 30-40% मैच होगा, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, इसीलिए आप वो ध्यान दे सकते हो। देखो जो जो पॉसिबल है, डिक्रीज टू हार्वेस्ट, इंक्रीज इन बिजनेस कॉम्बिनेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑफ एसेट, कमिटमेंट, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, एडिशनल डिस्क्लोजर व्हेन फेयर मार्केट कैनॉट बी मेजर एंड गवर्नमेंट, जो ऊपर दिखा था वही सब दिखा रहा हूँ। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 41 में है। ओके, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा नेक्स्ट यूट्यूब का लेक्चर होगा बेसिक नॉलेज ऑफ इनकम टैक्स एंड स्टैट्यूटरी रिटर्न रिलेटेड टू अकाउंट्स। दोस्तों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।